सुनिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या? हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। जैसे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन में हम लोगों ने देखा था क्या कि कंडक्शन में जो है तो हीट ट्रांसफर कैसे होता था? मटेरियल मीडियम से होकर। कंडक्शन में जो है तो हीट ट्रांसफर के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड थी। मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड थी। इस मटेरियल मीडियम के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंडक्टर से जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट का ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर किस तरीके से होता है, इसमें हीट ट्रांसफर से रिलेटेड थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होती है, कैसे कंडक्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाना है, कैसे कंडक्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाना है। हर एक टर्म पे हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखा और फिर मिक्स कॉम्बिनेशन पर भी क्वेश्चन किया था हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन में, जिसमें किसी मटेरियल मीडियम से होकर के हीट हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करता था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या? हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। अब देखो कि हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन में सबसे पहले सवाल उठता है क्या कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें देखा है क्या कि हीट जो ट्रांसफर होती है वो किसी न किसी मटेरियल मीडियम से होकर के होती है, जो कंडक्टर जरूरी है हीट ट्रांसफर के लिए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर मटेरियल मीडियम से ही केवल हीट ट्रांसफर हो तो आप बताइए कि सन का हीट हमारे अर्थ तक कैसे पहुंच जाता है? बीच में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं जो है सो ये वेव की कहानी चल रही है, क्योंकि वेव ही बिना मटेरियल मीडियम का ट्रैवल कर सकता है। और वेव में भी दो तरह के वेव होते हैं, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जो मैकेनिकल वेव है अपना वो साउंड वेव है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो बिना मीडियम का जब हीट एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाए तो हीट ट्रांसफर के इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। बात समझ में आ रही है? तो अगर हीट ट्रांसफर वन टर्मिनल से या वन पोजीशन से अनदर टर्मिनल तक हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, लिखेंगे क्या इसमें कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिएगा एकदम पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको एकदम समझना है। विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम इज known as हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। कि रेडिएशन के रूप में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कैसे? तो बिना किसी मटेरियल मीडियम का। अब बिना किसी बिना किसी मटेरियल मीडियम का जब हीट का ट्रांसफर होगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। कंडक्शन में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होती थी, लेकिन रेडिएशन में मटेरियल मीडियम की किसी तरह की रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या कि सन से जो लाइट पहुंचता है, अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या कि सन्स हीट, जो सन का हीट होता है वो क्या होता है? रीच टू अर्थ। इस सन का जो अर्थ है, हीट है, वो पृथ्वी पर पहुंच जाता है कैसे? बीच में तो बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि बिना मीडियम का ट्रांसफर हो रहा है, और बिना मीडियम का जो ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं किस चीज से? वेव के रूप में। तो वेव के रूप में भी दो तरह के वेव का हम लोग बात करते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव का बात करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करते हैं। मैकेनिकल वेव साउंड वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और एक दूसरा वेव है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी और इस हीट ट्रांसफर की कहानी कहीं ना कहीं एक जैसी लग रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है?
हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, हीट ट्रांसफर बाय radiation takes place, radiation takes place in the form of, takes place in the form of, किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जो है सो सन से जो है सो क्या होता है कि जो रेडिएशन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ये किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अब देखो कि वेव्स जो होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ के हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग वेवलेंथ के कैसे हो सकते हैं, इस चीज को आप फील करने के लिए ऐसे सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हीट का ट्रांसफर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक हो सकता है, तो सन से बहुत सारा लाइट रेज निकलता है। आप सुने होइएगा अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, है ना, जो विजिबल कलर्स होते हैं, ये सारे डिफरेंट कलर के वेवलेंथ के, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट क्या होते हैं, निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सनलाइट का हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें किसका, सनलाइट का, तो जो सनलाइट होता है ये मेनली कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। और व्हाइट कलर क्या है भाई, तो व्हाइट कलर जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है जिसको हम लोग विबजियोर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विबजियोर बोलते हैं। अब देखो कि जो कलर ऑफ लाइट है, जो कलर ऑफ लाइट है, ये कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है किस चीज पे, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, कि जिसका वेवलेंथ जैसा होगा उस तरीके का जो है सो ये क्या करेगा, कलर दिखाएगा। जिसमें देखिएगा कि आप वायलेट का जो वेवलेंथ होता है ये करीब करीब 4200 एंगस्ट्रम के आसपास का, 4200 एंगस्ट्रम के आसपास का। जैसे जैसे वायलेट से हम लोग रेड के तरफ बढ़ते जाते हैं तो रेड तक आते आते जो ये वेवलेंथ हो जाता है करीब करीब 7800 एंगस्ट्रम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ कि इस 4200 से 78 तक के बीच में कितना बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा गैप है, करीब करीब 3600-3800 का गैप आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 3600-3800 अलग अलग वेवलेंथ हम देखेंगे तो इस बीच में करीब करीब कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। इस विजिबल लाइट का हम केवल बात करें तो 4200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक है, मतलब इस बीच में 4201 4202 करते 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 7800 तक आया गया होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4200 लेकर के 7800 तक के बीच में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ, बहुत सारे वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ईच इंडिविजुअल कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ। हर इंडिविजुअल कलर के पास जो है, हर इंडिविजुअल कलर के, ईच इंडिविजुअल कलर ऑफ लाइट हैज यूनिक वेवलेंथ, कि हर के पास जो है तो एक यूनिक वेवलेंथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइट ऑफ कलर का अगर हम बात करें तो 4200 से 78 तक के बीच में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस बीच में इनफाइनाइट कलर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर वेवलेंथ एक यूनिक कलर का होता है, या हर कलर का क्या होता है, एक यूनिक वेवलेंथ होता है। तो भाई 4200 से जब बढ़ते 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 7800 तक आएंगे तो इस बीच में तो इनफाइनाइट पैटर्न लाई करना चाहिए। अब तुम देखो जरा सा ध्यान से, करता भी है, लेकिन हमारे आंख का उतना सेंसिटिव पावर नहीं है, इतना सेंसिटिव नहीं है कि हर कलर को हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन इसको जरा सा आप फील करिएगा, यहाँ येलो से चलिए, येलो को थोड़ा डार्क करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ऑरेंज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो कि जैसे जैसे हम येलो को डार्क करते करते ऑरेंज तक आए हैं, इस बीच में भी इनफाइनाइट कलर पैटर्न बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑरेंज को फिर से डार्क करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रेड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि ऑरेंज और रेड के बीच में भी क्या है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसा ये ऑरेंज और रेड, इसको हम फंडामेंटल कलर कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए।
ये 7 फंडामेंटल कलर है, लेकिन ऑरेंज और रेड के बीच में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। हम लोग जाते हैं तो डार्क रेड लेते हैं, है ना, लाइट रेड लेते हैं, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कलर का कॉम्बिनेशन होता है, इन लोगों को ज़्यादा पता होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि एक ही कलर में बहुत सारे पैटर्न हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस कलर का अलग अलग वेवलेंथ है, तो ये 7 फंडामेंटल कलर ही केवल नहीं होता, इस बीच में इन्फानाइट कलर पैटर्न एग्जिस्ट करता है। और इसी कलर पैटर्न को जब हम लोग एक स्क्रीन पे लेते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? तो हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन में दो बातें हुई क्या, कि कोई भी अगर बिना मीडियम का हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिना मटेरियल मीडियम का, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन है। हीट ट्रांसफर रेडिएशन के रूप में कैसे होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। क्यों? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि इसमें बातें आती है, एक थ्योरी है, ठीक ना। जिस थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कहा जाता है क्या, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि दुनिया की हर एक बॉडी जो है तो वो हर टेम्परेचर पर लाइट एब्जॉर्ब भी करती है, और हर टेम्परेचर पर जो है तो क्या करती है? लाइट इमिट भी करती है। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सीधे सीधे पॉइंट वाइज बात करेंगे क्या, कि ईच बॉडी इन यूनिवर्स emits रेडिएशन। अगर रेडिएशन को थोड़ा देर के लिए हम लोग एनर्जी मान लें, बात समझ में आ रहा है? वेव क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। लाइट क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। साउंड क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। हीट क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। यहाँ हम लोग जिस भी रेडिएशन का बात करेंगे वो सारी रेडिएशन बात होगी किसके बारे में? हीट रेडिएशन के बारे में, हीट एनर्जी के बारे में। लेकिन इसको मैं समझाने के लिए आपको बार बार लाइट से मैं कंपेयर करूंगा चीज़ों को। तो चाहे लाइट हो चाहे हीट हो, दोनों का दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सेम चीज़ें समझनी है, लेकिन यहाँ चीज़ों को समझना है कैसे? तो हीट के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करना भी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है कि दुनिया का हर एक बॉडी, इस यूनिवर्स का हर एक बॉडी जो है सो इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर अगर बॉडी होगा तो ये क्या करेगा? भाई, कि हीट को इमिट करेगा, खुद से होकर के हीट को क्या करेगा? निकालेगा, चाहे किसी भी टेम्परेचर पर बात करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसमें दूसरी बात आती है क्या, कि कहता है क्या, कि ये इमिशन कितना करेगा? अब कोई सब्सटेंस ऐसा है जो कम हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा, इमिट करेगा। और कोई सब्सटेंस कैसा है जो बहुत अधिक हीट को क्या करेगा? इमिट करेगा। इसको ऐसे सोचिए कि अगर किसी लोहे को हम 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके छोड़ दें, और अगर किसी लोहे को हम 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, तो ज्यादा हीट कौन रिलीज करेगा, इमिट करेगा? 2000 डिग्री सेल्सियस वाला। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो अधिक हीट रेडिएशन को क्या करेगा? इमिट करेगा। और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कम हीट एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड या इमिटेड रेडिएशन का अगर बात करें तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, कि अगर एक लोहे के बॉडी को हम लोग गर्म करें और एक लकड़ी को गर्म करें सेम टेम्परेचर से, सेम हीट दे दोनों को, तो रेडिएशन किससे ज्यादा निकलेगा? लोहे से कि लकड़ी से? मटेरियल अलग अलग है तो हीट रेडिएशन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? लोहा को गर्म कर रहे हैं, मिट्टी को गर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अधिक हीट किससे निकलेगा? लोहे से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, कि दो फैक्टर ऐसा है जिस पर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर है क्या? टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतना ही अधिक हीट इमिट करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कम हीट इमिट करेगा। दूसरी बात क्या, कि मटेरियल अगर बदलेगा तो अमाउंट ऑफ हीट इमिशन भी क्या होगा? बदलेगा। जैसे मैं अभी एक मिट्टी का और एक लोहे का एग्जांपल आपको दे रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात करेंगे इस पर क्या, कि ईच बॉडी
इन यूनिवर्स इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। ये कहानी हर टेम्परेचर पर होगी, लेकिन किसी टेम्परेचर पर थोड़ी ज्यादा होगी, किसी टेम्परेचर पर क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग यहाँ पर मेनली बात करेंगे क्या, कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड है, कि कितना अमाउंट में रेडिएशन इमिट होगा। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का अगर बात करेंगे, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड का अगर बात करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा दो बातों पर। डिपेंड्स ऑन पहला टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो इमिट अधिक करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो इमिट भी क्या करेगा, कम करेगा। और दूसरा बात क्या, कि ये टेम्परेचर के साथ साथ नेचर ऑफ मटेरियल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करता है। क्या कह रहा है ये थ्योरी? थ्योरी कह रहा है क्या, कि दुनिया की हर एक बॉडी हीट को इमिट करता है किसी भी टेम्परेचर पर। जो अमाउंट ऑफ इमिशन होगा, कि कितना अधिक कोई हीट इमिट करेगा, तो जिसको ज्यादा हीट करेंगे वो इमिट भी क्या करेगा, मतलब जिसका ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वो इमिट भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम रहेगा वो इमिट भी क्या करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दो चीज पर डिपेंड किया, एक तो टेम्परेचर पे और दूसरा किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसी तरीके से ये थ्योरी कहता क्या है, कि दुनिया की हर एक बॉडी जो है, ईच बॉडी इन यूनिवर्स, कि दुनिया का कोई भी बॉडी है इन यूनिवर्स, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को। एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन, ये हीट रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी करता है। कब? एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पर कोई भी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और हीट को क्या करेगा, इमिट भी करेगा। अब जरा सा इसको देखिएगा, कि अगर एब्जॉर्ब करने का पावर जिसका अधिक है, बात समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब भी कैसे करेगा, तो ध्यान देना कि जिस पर अधिक हीट करेंगे वो हीट को अधिक एब्जॉर्ब करेगा, और जिसको कम हीट करेंगे वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। मान लो एक चीज को हम मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं, और एक को बहुत बड़ा थर्मल रिएक्टर लगा करके तब उसको हीट कर रहे हैं। ज्यादा टेम्परेचर कौन एब्जॉर्ब करेगा, थर्मल रिएक्टर वाला या ये वाला? ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और कम टेम्परेचर है तो कम एब्जॉर्ब कर रहा है। लोहार के यहाँ का भी देखे हुए होंगे, कि लोहा को गर्म करता है भट्टी में डाल के, और हम लोग एक मोमबत्ती में ऐसे गर्म कर रहे हैं, किसका ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, भट्टी वाला। क्यों? कि उसका टेम्परेचर क्या है और इसका टेम्परेचर क्या है। मतलब हीट एब्जॉर्ब भी जो डिपेंड कर रहा है, ये भी दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। क्या? कि टेम्परेचर पर, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो है, ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। किस पे? तो डिपेंड्स ऑन पहली चीज क्या, कि टेम्परेचर पे। जिसका टेम्परेचर जितना अधिक होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना अधिक होगा। और दूसरी बात ये भी डिपेंड किस पर करेगी, तो ये भी डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। लोहा को गर्म करेंगे तो वो अधिक हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए कारण क्या होता है, आप लोहा में भी दो तरह के बातों को सोच सकते हैं। कि हम लोगों को ये बात बचपन से पढ़ाई गई है क्या, कि गर्मी के दिनों में हम लोगों को लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, और ठंडा के दिनों में हम लोगों को डार्क कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक हम लोगों को बचपन में डरवाया जाता था क्या, कि व्हाइट कलर लाइट को अधिक रिफ्लेक्ट करता है, कम एब्जॉर्ब करता है, और ब्लैक कलर जो है सो हीट को अधिक एब्जॉर्ब करता है और कम को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जब लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करेगा तो हीट को भी अधिक एब्जॉर्ब करेगा, हमको गर्मी महसूस होगी, कैसी कलर, ब्लैक कलर। और व्हाइट कलर अधिक को रिफ्लेक्ट कर देगी तो एब्जॉर्ब किसको करेगी, कम करेगी। तो देखो मटेरियल का नेचर बदला, व्हाइट और ब्लैक, तो एब्जॉर्बिंग पावर भी क्या हो गया, बदल गया, और रिफ्लेक्टिंग पावर भी क्या हो गया, बदल गया। मतलब इमिशन भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और एब्जॉर्प्शन भी किस पर कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब देखिए कि जैसे मैं इस कलर का कपड़ा पहना हुआ हूँ और आप लोगों को इसी कलर का दिख रहा होगा, तो अगर इस पर लाइट आ रही है तो वो तो व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट का मतलब क्या, कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर इस पे आ रही है। लेकिन ये कर क्या रहा है, कि बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है।
और इसका जो अपना कलर है इसको ये केवल क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए आपको ये ऐसे कलर का दिख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन अगर इस पर व्हाइट आती और व्हाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाती, आपको तो ये जिस कलर का आप तक पहुंचेगा वो दिखता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कोई भी कलर है तो यहाँ पर ये चीज व्हाइट दिख रही है और ये चीज जो है सो आपको रेड दिख रही है। इसका कारण क्या है? इस पर आ रहा है सारा लाइट, लेकिन यहाँ से जो इमिट होने वाला लाइट है ये व्हाइट लाइट है। ये अधिकतर लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए कॉम्बिनेशन आपको व्हाइट दिख रहा है। लेकिन ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, ये वाला कलर जो है कि अधिकतर को एब्जॉर्ब कर रहा है और केवल इस पार्टिकुलर कलर को अधिक रिफ्लेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेचर ऑफ मटेरियल बदलेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बदल जाएगा और इमिशन भी क्या हो जाएगा। दूसरी बात, अधिक हीट आएगी तो अधिक रिफ्लेक्शन होगा, कम हीट आएगी तो रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर छोटा सा हम टॉर्च जलाएंगे तो रिफ्लेक्शन भी लाइट का क्या होगा, छोटा सा ही होगा। और अगर बड़ा सा वेपर लाइट जला देंगे तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लाइट को अब टेम्परेचर से कंपेयर करो। हाई टेम्परेचर हाई रिफ्लेक्शन हाई इमिशन, लो टेम्परेचर लो इमिशन लो रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाई टेम्परेचर में हाई रिफ्लेक्शन है तो हाई एब्जॉर्प्शन भी है, और लो टेम्परेचर में लो रिफ्लेक्शन है तो लो एब्जॉर्प्शन भी है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए कि जब भी हीट का इमिशन होगा तो कोई ना कोई एक सोर्स होगा और सोर्स से सराउंडिंग में होगा। मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन मान लो यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, हवा भी नहीं है, तो हीट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से, तो ये हीट अधिक क्या करेगा, रेडिएट करेगा। एब्जॉर्ब क्या करेगा, बहुत कम करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब ये अधिक हीट को रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब ठीक चीजों को क्या करो, उल्टा कर दो कि ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर और सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि ये अधिक हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कम हीट को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ये हीट को एब्जॉर्ब करने का रेट इसका अधिक है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बॉडी क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखिए कि इसमें हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे स्पेशली। तो पहला बात करेंगे क्या कि इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, की जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि बॉडी के टेम्परेचर से जो है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। बात समझ में आ रहा है? तो मान लो कि कोई एक ये बॉडी है और ये बॉडी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सो ज्यादा है। मान लेते हैं ये है सराउंडिंग, यहाँ से बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसका, मान लेते हैं कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये है कितने का, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कब, जब टाइम है 0 तब। ये भी कब, जब टाइम है कितना, 0 तब। तो होगा क्या होगा क्या, देखना, इस सराउंडिंग से ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये हीट भी तो होगा, तो ये हीट एब्जॉर्ब अधिक करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये इमिट भी करेगा अपना हीट को, क्योंकि इसके पास भी थोड़ी बहुत एनर्जी है और ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट भी करेगा। लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का रेट जो होगा ये अधिक होगा, अधिक हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, और इमिशन का रेट क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इमिशन का रेट क्या होगा, कम। तो जब टेम्परेचर सराउंडिंग का जो है सो बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो जाए, बॉडी के टेम्परेचर से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक ना। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अधिक होता है और जो इमिशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक ना। तो हीट एब्जॉर्ब जो है इस केस में, जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ये हीट एब्जॉर्ब जो है तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जो हीट इमिट है, जो हीट इमिटेड है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि कोई भी बॉडी हीट इमिट कम करेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले थ्योरी में क्या, कि दुनिया की हर बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी करती है ऑल टेम्परेचर पे, और हीट को क्या करती है, रेडिएट भी करती है किस पे, ऑल टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
मान लो इसको ऐसे एक हम लोग कॉमन एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस का एक बॉडी है और बगल में एक छोटा सा बॉडी रखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, बीच में खाली। अब ये क्या करेगा, इसका हाइयर टेम्परेचर है, इस पे ये बहुत ज्यादा हीट का अटैक करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ये थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने से इमिट तो करेगा। ये एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, अधिक को, और इमिट किसको कर रहा है, बहुत कम को। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। तो हीट एब्जॉर्ब्ड जब भी अधिक हो और हीट इमिटेड जब भी कम हो, तो इस केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी होगा, जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी होगा, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज करेगा। सिंपल सा बात सोचो कि कोई गर्म वस्तु है, कोई गर्म मटेरियल है और वो ठंडे चीज में रखा हुआ है, गर्म खाना निकाले और बाहर अभी ठंडा के दिन में रख दिए, थोड़ा देर के बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, हीट का रेडिएशन क्या होगा, ज्यादा, हीट का इमिशन क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, एब्जॉर्ब क्या करेगा, बहुत कम करेगा। अब जब रेडिएशन इमिशन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, तो धीरे धीरे खाना क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर घट जाएगा। कब? जब एब्जॉर्प्शन जो है सो कम है और इमिशन क्या है, ज्यादा है, तब। ठीक उल्टा कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक उल्टा कर दो। बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे 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 कम टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर हाइयर है, बाहर का टेम्परेचर इसमें हीट का ट्रांसफर करेगा धीरे धीरे, इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और ये आइस पिघल जाएगा और रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कहानी जो है, सो इसमें क्या होगा कि जब भी हीट एब्जॉर्ब अधिक कर रहा है और इमिट कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा। मान लो मैं कमा बहुत रहा हूँ और खर्च बहुत कम कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे बढ़ेंगे कि घटेंगे, बढ़ेंगे। तो कोई भी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब अधिक कर रहा है और इमिट कम कर रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से आप देखिए कि अगर 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 जो है सो क्या हो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ही क्या हो जाए, कम हो जाए। बात समझ में आ रहा है? इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, अगर जो है सो क्या हो कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ये कम हो जाए और टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है, और टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है, तो ये क्या हो जाए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो जाए, ये ज्यादा हो जाए। पीछे भी यही लिखे थे क्या, टेम्परेचर सराउंडिंग का कम था और बॉडी का ज्यादा था। इस बार उल्टा करो, इस बार उल्टा करो, क्या कि सराउंडिंग का टेम्परेचर को क्या करो, ज्यादा, और बॉडी का टेम्परेचर क्या करो, कम। तो लग रहा है कुछ उल्टा लिखा गया क्या, टेम्परेचर सराउंडिंग का कम है, अच्छा ये उल्टा हम कर दिए, है ना, एग्जाम्पल ले लिए हैं ज्यादा वाला और वहाँ लिख दिए हैं कम। तो इसको हम लोग पलट देते हैं क्या, इसी को पलट देते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है ज़्यादा और बॉडी का टेम्परेचर है क्या, कम। इस केस में अब क्या करेंगे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लोग कर देंगे कम और सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर देंगे, ज़्यादा। अब देखिए कि एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर जो है, तो फिर लग रहा है कुछ गड़बड़, सराउंडिंग ज़्यादा है, सराउंडिंग ज़्यादा है, बॉडी कम है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सराउंडिंग कम है, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है। अब की बार देखो कि ये बॉडी है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या करेगा कि हीट को रेडिएट अधिक करेगा और एब्जॉर्ब क्या करेगा, बहुत कम करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर अधिक है। तो टेम्परेचर अधिक है तो हीट जो ये इमिट कर रहा है अपने से चारों तरफ फैला रहा है, ये अधिक होगा, और सराउंडिंग से ये कितना हीट लेगा, बहुत ही कम हीट को ये सराउंडिंग से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखिए मैं एरो का साइन बदलाऊं, कलर ही बदल देता हूँ, है ना, कलर ही बदल देता हूँ कि ये एब्जॉर्ब व्हाइट कलर में दिख रहा है और जो आपका रेड कलर में दिख रहा है ये क्या है, इमिटेड। तो इस केस में क्या है कि ये एब्जॉर्ब बहुत कम को करेगा और इमिट क्या करेगा, बहुत ज्यादा को करेगा। अब ये कमा रहा है कम और खर्च कर रहा है क्या, ज्यादा, तो इसकी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, घटती जाएगी। तो इस केस में जो है सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो है, जो हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ
हीट एब्जॉर्ब जो है, ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इसकी कम हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड जो है, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड जो है, तो ये क्या हो जाएगा, हीट इमिटेड अधिक हो जाएगा, कि अब एब्जॉर्ब कम कर रहा है और इमिट क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है। और इस केस में जो है होगा क्या फाइनली, कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, बॉडी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ठंडा होने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। कॉमन सा बात है। देखना कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है, सराउंडिंग में अगल बगल में कमजोर लोग हैं, हम क्या करेंगे, लोगों को खिलाएंगे अधिक, लोगों से कमाएंगे कम। ऐसा आजकल के दुनिया में होता नहीं है, लेकिन मान लो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम अधिक खर्च कर रहे हैं लोगों पर और लोगों से कम चीज ले रहे हैं, जैसे हमारी सरकार है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि सरकार है क्या कर रही है भाई, कि हमसे टैक्स के रूप में जो पैसे ले रही है, वो हम ही को क्या कर रही है, कि हमको कहीं ना कहीं फैसिलिटीज के रूप में दे रही है। वो अलग बात है कि हमारी सरकार अलग टाइप की सरकार है, उल्टा चलता है प्रोसेस, लेकिन हमसे क्या है कि बहुत कम टैक्स लिया जाता है और उसके बदले में हमको फैसिलिटीज अधिक मिलने लगे। तो सरकार धीरे धीरे क्या होगी, उसके खजाना में जो भी पैसा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और एक करप्टेड सरकार है, वो तसीली ज्यादा करे और खर्च कम करे, तो उसके पास धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बात है क्या, कि अगर बॉडी का टेम्परेचर अधिक है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, राजा के पास अधिक है, अगल बगल के प्रजा के पास कम है, तो राजा क्या करेगा, अपने खजाना से पैसा अधिक सप्लाई करेगा, टैक्स कम वसूलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, सरकार का खजाना धीरे धीरे गिरने लगेगा, इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम। अब क्या हुआ, बेचारा राजा उल्टे समस्या में पड़ गया, कि राजा के पास पैसा खत्म। अब प्रजा को क्या कहा, कि डोनेट करो। अभी कोविड में था ना, कोविड रिलीफ फंड करके सरकार ने किया। इसका मतलब क्या, कि सरकार के फंड में पैसा नहीं है, पब्लिक को डोनेशन के लिए बोला गया। तो अब क्या कर रहा है, कि पब्लिक ही इसको डोनेट कर रहा है, ये खर्च क्या कर रहा है, कम। तो इसके खजाना में क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि इन चीजों से हम लोग केवल बस इतना बात जाने, कि दुनिया का हर बॉडी जो है, तो हीट इमिट भी करेगा और हीट एब्जॉर्ब भी करेगा हर टेम्परेचर पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हर टेम्परेचर पर क्या करेगा, कि हीट को इमिट भी करेगा और हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो एब्जॉर्ब अधिक करेगा, इमिट कम करेगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इमिट अधिक करेगा और एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। मन में सवाल उठता है कि आखिर कितना करेगा। तो हम ये भी देखें क्या, कि अगर एब्जॉर्ब कम कर रहा है और इमिट ज्यादा कर रहा है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर एब्जॉर्ब अधिक कर रहा था और इमिट कम कर रहा था, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कितना अमाउंट में हीट रिलीज करेगा, या कितना अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए हम लोगों को दो टर्म पढ़ना है, जिसमें एक का नाम है इमिसिव पावर और एक का नाम है एब्जॉर्प्टिव पावर। बात समझ में आ रही है। तो देखिए आप सोचिए ऐसे, कि अगर एक हम छोटा सरफेस एरिया का बॉडी ले, छोटा सा बॉडी ले, और एक बड़ा सा बॉडी ले लें, इसमें हम दोनों को सेम टेम्परेचर से हीट कर दें, जल्दी ठंडा कौन होगा, छोटा वाला कि बड़ा वाला, जिसका बड़ा सरफेस एरिया रहेगा। हम लोग खाना खाते हैं और मान लो जल्दी जल्दी तुरंत चावल बनाए और चावल बहुत गर्म है, हमको खाना है, तो हम क्या करते हैं, चावल को पूरा थाली में फैला देते। फैला करके क्या किए, सरफेस एरिया बढ़ा दिए। उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी हीट इमिट करेगा और चावल जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर उस चावल को क्या करें, एक जगह ढेर कर दे, तो जल्दी ठंडा होगा क्या, ढेर कर देने से क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया घट जाएगा। और सरफेस एरिया के घट जाने से क्या होगा, कि हीट का इमिशन कम होगा। सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होगा, हीट का इमिशन ज्यादा होगा। हम लोग कपड़ा सुखाते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कपड़ा सुखाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ा को फैला करके डालते हैं, क्यों, कि सरफेस एरिया ज्यादा हो, जिससे हीट का इमिशन क्या हो, ज्यादा हो। हीट को एब्जॉर्ब जितना करेगा उतना ही वाटर वेपर को हटाएगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। सरफेस एरिया कम होगा, उतना ही जल्दी क्या करेगा ये, उतना ही कम हीट को क्या करेगा, इमिट करेगा, और उतना ही कम हीट को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जैसे देखिए हम लोग अगर इंजन देखे हो, मोटर बाइक का इंजन, बाइक का इंजन, तो बाइक के इंजन में आप देखिएगा कि इंजन में प्लेट जैसे कटा कटा हुआ होता है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या वो प्लेन रहेगा तो काम नहीं चलेगा? आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होइएगा, ट्रांसफार्मर के आगे पीछे प्लेट जैसा ऐसा ऐसा लगा हुआ होता है, तो काम कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मोटर बाइक में अगर वो प्लेन भी कर दे उसको खांचा काटने के जगह पर, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर बाइक हो, वो सब जब यूज में आती है वो हीट होती है। और अगर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, एक एस्टिमेट से ज्यादा हीट हो जाएगा, तो इंजन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, वो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और जितना देर तक हम लोग यूज करते हैं इंजन, उतना अधिक हीट होता है। तो हमको चाहिए क्या कि जितना हीट हो रहा है जल्दी जल्दी वो हीट क्या करे? रिलीज हो जाए। तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें खांचा लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब खांचा जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट जल्दी जल्दी रिलीज होगा और वो जल्दी खराब नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे? ऐसे ऐसे डायना लगा देंगे तो इससे उसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। प्लेन भी तो छोटा सा ट्रांसफार्मर हो ही सकता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं? पत्ती के जैसे जैसे देखोगे आगे पीछे लगा हुआ होता है। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए केवल। क्यों? कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट उतना फास्टली वहां से क्या होगा? रिलीज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे फिर से यहां से, कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज है या इमिटेड है, ये पहली बात किस पर डिपेंड कर रही है? तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज कि कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉडी है, 5 सेकंड में अधिक हीट रिलीज करेगा या 1 मिनट में ज्यादा हीट रिलीज करेगा? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो पाइप से पानी चला रहे हैं, तो पाइप से पानी चला रहे हैं तो 5 मिनट में अधिक पानी निकलेगा कि 1 घंटा में अधिक पानी निकलेगा? 1 घंटा। मतलब जितना देर तक बॉडी रहेगा उतना अधिक हीट इमिट करेगा, और जितना कम टाइम का बात करेंगे हीट का इमिशन क्या होगा? उतना कम होगा। तुम ऐसे सोचो, कोई गर्म चीज रखा हुआ है, गर्म लोहा, तो जरा सा ऐसे छूते हैं, थोड़ा सा गर्म लगता है, बच जाते हैं। लेकिन जा करके उसको शांति से ऐसे करके पकड़ लें, क्या होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा देर में कम हीट का ट्रांसफर हुआ, कम फील आया। बहुत देर तक पकड़ लेंगे तो बहुत ज्यादा हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब कि हीट का इमिशन कहीं ना कहीं टाइम पर भी डिपेंड करता है। जितना कम टाइम हीट का इमिशन भी उतना अधिक होगा, और जितना अधिक टाइम उतना हीट का इमिशन क्या होगा? अधिक। तो यहाँ से दो बातें चली क्या? कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। पहली बात किस पर डिपेंड करेगी? कि बॉडी के सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। और दूसरी बात किस पर डिपेंड करेगी? तो दूसरी बात डिपेंड करेगी किस पर? टाइम पर। बात समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे एक हेडिंग के अंतर्गत, जिस हेडिंग को हम लोग बोलेंगे क्या? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर। इस इमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका डेफिनेशन हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कि कहानी को जो हम लोग समझे हैं, इस कहानी में हम लोगों ने जो बात समझा है वो बात क्या समझा है? पहला कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड जो है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो सरफेस एरिया ऑफ बॉडी का। सरफेस एरिया ऑफ किसका? सरफेस एरिया ऑफ बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड को क्यू बोले और सरफेस एरिया को ए बोले, तो क्यू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक हीट का एमिशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा? दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा क्या? कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन है, ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड जो है, ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड डिपेंड कर रहा है किस पे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, कि कितना देर के लिए जो है तो बॉडी सराउंडिंग में हीट इमिट कर रहा है। तो अगर कम टाइम का बात करेंगे तो हीट का इमिशन भी क्या होगा? कम होगा। अगर अधिक टाइम के लिए बात करेंगे तो हीट का इमिशन भी क्या होगा? अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। अब देखो कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड दो बातों पर डिपेंड कर रही है। दो बातों पर डिपेंड कर रही है किस चीज पे?
तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा हीट उतना अधिक इमिट करेगा, और जितना अधिक टाइम तक इमिट करेगा हीट उतना अधिक इमिट करेगा। अगर इस दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मिला दें, अगर इस दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मिला दें तो क्या लिखेंगे, Q प्रोपोर्शनल टू AT लिखेंगे कि नहीं। सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से कि बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं कि भाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, और इसी कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं यहाँ से क्या, Q इक्वल टू EAT, जहां पर E के बारे में लिखेंगे क्या कि E इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। E क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज किस नाम से, इमिसिव पावर के नाम से इसको जाना जाता है, इसी कांस्टेंट को। बात समझ में आया कि नहीं। अब जरा सा देखो कि अगर हमको इमिसिव पावर लिखना है E इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन AT के बराबर। बातें समझ में आया कि नहीं। अब जरा सा देखिए यहाँ से अगर बोले इमिसिव पावर को डिफाइन करो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड। क्यों क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, कि यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से 1 सेकंड में कितना हीट इमिट किया, इसी को क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब बात समझ में आई तो जो पीछे हम लोगों ने जगह छोड़ा है वहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे। इमिसिव पावर को क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड, कि कितना हीट इमिट किया गया कहाँ से, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट सरफेस एरिया से कितना अमाउंट में हीट रेडिएशन निकला, इसी हीट रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो जरा सा बात करते हैं इमिसिव पावर के यूनिट का। अब देखिए कि ऊपर में हीट है, हीट का यूनिट क्या होता भाई, जूल होता। नीचे एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता, और टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता, सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करेंगे इमिसिव पावर के SI यूनिट का, अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, SI यूनिट ऑफ इमिसिव पावर, SI यूनिट ऑफ इमिसिव पावर का, तो SI यूनिट ऑफ इमिसिव पावर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जरा सा याद करिए पावर का डेफिनेशन, पावर हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या नहीं लिखते हैं, वर्क डन क्या होता है जूल, टाइम क्या होता है सेकंड, और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग पावर का यूनिट क्या लिखते थे, क्या लिखते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी देखो कि जूल पर सेकंड को हम लोग वाट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये चीज क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा किसका, इमिसिव पावर का। बात समझ में आया। तो देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया है, इस अभी तक के कहानी में आपको मैंने 2 चीज बताया है। 2 चीज क्या बताया है, तो पहली चीज आपको बताया क्या कि हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफर होना है। कैसे, तो सन से जो हीट पहुंचती है अर्थ तक, बीच में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो भाई कैसे पहुंचती है। तो इसके लिए हम लोग आए कहां पर, वेव थ्योरी पर। वेव थ्योरी में मेनली हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पे बात किए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक क्या, मैकेनिकल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत
नहीं है, इसका मतलब कि हीट बिना मीडियम का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्या बोला कि दुनिया की हर बॉडी, जो सनलाइट है, सन से जो लाइट आती है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आती है। हर पार्टिकुलर वेवलेंथ का एक यूनिक कलर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक यूनिक कलर होता है। और इसके बाद हम लोग बात किए क्या कि दुनिया की हर बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी हर टेम्परेचर पे। इमिशन दो बातों पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। दुनिया की हर बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी करती है हर टेम्परेचर पे, दो बातों पर डिपेंड करेगा, किस पे? तो टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसके बाद क्या बोले कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम है, तो एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, एमिशन कम होगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर अधिक है, तो हीट का इमिशन अधिक होगा और बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। फिर मैं आपसे बोला क्या कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो फिर हम लोग बात किए क्या कि जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड है सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया, हीट उतना अधिक इमिट करेगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू ए। टाइम पर डिपेंड करेगा, जितना अधिक समय के लिए छोड़ेंगे उतना अधिक समय के लिए क्या होगा? इसका हीट ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एसी कम देर चलाएंगे तो रूम कम ठंडा होगा, ज़्यादा देर चलाएंगे तो ज़्यादा ठंडा होगा। इसका मतलब क्या है कि हीट का ट्रांसफर टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हम लोग एक कांस्टेंट लाए। इसी कांस्टेंट को क्या बोले? इमिसिव पावर। और इमिसिव पावर का जब हम लोग बात करें तो इमिसिव पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक वेवलेंथ पर। जैसे आप देखिए क्या, यहाँ से बॉडी पर आ रही है तो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से एक यूनिक कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। आ तो सारी रही है, लेकिन अधिकतर कलर को ये क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर रहा है। एक पार्टिकुलर कलर को ही आप तक क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। मतलब कलर पर बात आई, मतलब वेवलेंथ पर बात आई। रेड कलर की चीजें हैं, वेवलेंथ बहुत अधिक है, उसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? बहुत अधिक होगा। इसीलिए जितना भी डेंजर बोर्ड होता है, जितना भी शाइनिंग बोर्ड होता है, वो सब रेड कलर में लिखा जाता है। क्यों? कि दूर से ही दिख जाए। तो रेड कलर वेवलेंथ सबसे अधिक, जितना अधिक वेवलेंथ होगा उतना अधिक इमिसिव पावर होगा, उतना अधिक हीट को क्या करेगा? ये रेडिएट करेगा। उतना अधिक लाइट को ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? और रेडिएट करने लगेगा तो इससे क्या होगा कि वो कलर आपको पार्टिकुलरली दिखने लग जाएगा। लोहा नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्लैक कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है। जब हम उसको हीट करने लगते हैं, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? लाल। क्या सही में लोहा लाल हो गया? नहीं, लाल हो गया। क्यों? कि अब शुरू में जब ये था, तो जब ये शुरू में अभी नॉर्मल था, तो ये एक अलग कलर के वेवलेंथ के लाइट को अधिक इमिट कर रहा है। लेकिन जब इसको पूरा जला के एकदम लाल कर दिए, अब इसकी टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो अब इसका इमिशन भी बदलेगा और ये एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा? अधिक करेगा। तो जब टेम्परेचर कम था तो ये अपने नेचुरल कलर को ही क्या कर रहा था? इमिट कर रहा था। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा, एकदम हाई टेम्परेचर पे लेके चले गए, तब जाके लोहा लाल हुआ। और लाल हुआ इसका मतलब क्या कि अब जो लोहा से इमिशन हो रहा है वो हाई वेवलेंथ का इमिशन हो रहा है। और हाई वेवलेंथ में विजिबल कलर कौन सा है? हाई वेवलेंथ में जो विजिबल कलर है वो कौन सा कलर? रेड कलर। इसीलिए गर्म होने के बाद लोहा कैसा दिखता है? लाल दिखता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? प्रैक्टिकली चीजों को जोड़ने का मैंने आज कोशिश किया, यहाँ से इमिसिव पावर से। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब क्या कि इमिसिव पावर हर पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। जब तो नॉर्मल लोहा ब्लैक दिख रहा था और गर्म लोहा लाल दिख रहा था, लोहा तो वही है भाई, लोहा तो वही है। मैंने खाली टेम्परेचर बदला, इसका मतलब इमिशन का कलर भी क्या होता गया? बदलता गया। तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर अगर हम लोग बात करेंगे इमिसिव पावर का, तो इसी इमिसिव पावर को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रम से वर्ड आया है क्या? स्पेक्ट्रल। ठीक ना? और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का जब बात करेंगे तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में बात होगी किस चीज की? इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई और नीचे छोटा सा लैम्डा। बात समझ में आ रहा है? तो इमिसिव पावर किसी भी बॉडी का जब एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे बात करेंगे उसे क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? हम लोग लिखेंगे क्या? ए इमिसिव पावर, इमिसिव पावर एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर जो इमिसिव पावर है
इज नोन एज, इज नोन एज किन किन चीजों से, तो इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये चीजें जो है सो आपको ध्यान में रखना है कि इमिसिव पावर वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्या, लोअर टेम्परेचर, इमिसिव पावर कम थी, अधिकतर हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्लैक दिख रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते गए, धीरे धीरे लाल दिखने लगा। इसका मतलब क्या, कि अब रेड कलर को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले रेड कलर तो नहीं दिखता था, जैसे जैसे गर्म करते गए धीरे धीरे रेड कलर आपको दिखने लगा और जितना गर्म किए उतना ब्राइट रेड दिखा। इसका मतलब क्या, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसका इमिसिव पावर भी क्या होता गया, बढ़ता गया। और जितना अधिक वेवलेंथ का था उतना अधिक इमिशन हो रहा था। रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे अधिक वेवलेंथ का भी बात हुआ। तो इमिसिव पावर दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे कि कैसा मटेरियल है, और दूसरा किस चीज पे, तो दूसरा जो डिपेंडेंसी होगी वो किस चीज पे, तो वेवलेंथ पे। बात समझ में आ रहा है? तो इमिसिव पावर के बारे में एक लास्ट लाइन आज का हम लोग लिखेंगे क्या, कि जो आपका इमिसिव पावर है, जो आपका इमिसिव पावर है, ये इमिसिव पावर दो चीजों पर डिपेंड करेगी। डिपेंड्स ऑन पहला क्या, नेचर, नेचर, और दूसरा क्या, दूसरा क्या, वेव लेंथ पे, कि कितने वेवलेंथ की लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। और इसी पार्टिकुलर वेवलेंथ वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। मैं उम्मीद करूं कि आज के लिए इतनी कहानी काफी होगी। अगले दिन हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ेंगे, और एब्जॉर्प्टिव पावर के बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे किसकी, ब्लैक बॉडी का नाम आप लोग सुने हुए है ना, स्टार, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक होल है। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ाएंगे। मिला जुला के ये सब टॉपिक